आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का टॉपिक है संसाधन और उनका वर्गीकरण। सबसे पहले तो संसाधन शब्द का अर्थ क्या होता है कि बार बार प्रयोग में आने वाला साधन, बार बार प्रयोग में आने वाला संसाधन। और ये अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है, जिसका दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है कि बार बार या दीर्घ अवधि से, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। तो इस प्रकार संसाधन वे स्रोत है जिस पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है, कि मानव दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है जिन स्रोतों पे वे संसाधन कहलाते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो ये जिमरमैन के अनुसार थी। मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसी प्रकार स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं जो मानव के उपयोग में आती हैं। तो ये संसाधन की कुछ परिभाषाएं थी। इसमें से संसाधन मानव द्वारा आंकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, क्षमता व कार्य या संक्रिया है जो कि मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी साधन काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। इनमें श्रम, मनुष्य का अवसर का लाभ उठाने की क्षमता तथा श्रम को कठिनाइयों से बाहर निकालने की क्षमता भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से कि कोई भी वस्तु या स्रोत जो कि उद्देश्यों की पूर्ति के काम में आता है वो संसाधन कहलाता है। इसी तरह कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक उसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कार्य सिद्धि करने या लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो, तभी वो संसाधन बनता है। अगर ये मानव की आवश्यकताओं या कार्य सिद्धि करने की या लाभ प्रदान करने की जो भी है वो नहीं कर सकते, मानव को लाभ नहीं दे सकते, उसकी कार्य सिद्धि नहीं कर सकते, उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो वो संसाधन नहीं बनते। और इस दृष्टि से मानव भी एक संसाधन है। संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति संपूर्णतः अथवा अंशतः तथा मानव कल्याण करते हैं। इस प्रकार मानव तथा संसाधन परस्पर संबंधित हैं। पर्यावरण में हजारों वर्षों से प्राकृतिक तत्व मौजूद थे, किंतु वे सभी संसाधन नहीं थे। ये पदार्थ और तत्व तभी सार्थक हुए या ये तभी संसाधन बने जब वे मानवीय विशेषताओं, ज्ञान, सामाजिक आर्थिक संगठन तथा मानव की उपयोगिता करने की क्षमता से संबंध होते हैं। यानी कि जब वो मनुष्य उनको अपने ज्ञान, तकनीकी, इन सभी के द्वारा अपने उपयोग में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लेते हैं, तभी वो संसाधन बनते हैं। संसाधनों के दो पहलू है, एक मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त यानी जो हम देखते हैं खनिज है, जैसे कि कोयला है, लोहा है, पेट्रोल है, तांबा है, लकड़ी है, ये सभी मूर्त है कि हमें दिखते हैं। इसी तरह संसाधनों का दूसरा भी पहलू है जिसमें उसका ज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, स्वतंत्रता, विवेकपूर्ण नीतियाँ आदि भी संसाधनों की श्रेणी में ही आती है, क्योंकि ये भी मानव की आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह जिमरमैन ने संसाधनों की परिभाषा देते हुए तीन पहलुओं पर बल दिया था। यानी कि पहला, वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर है, वह वस्तु जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मानव की अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता। ये क्या है? किसी भी संसाधन के लिए आवश्यक है बनने के लिए कि वो
मानव उस पर निर्भर हो, उसकी मानव की या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और मानव की अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता, ये है। फिर है कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। फिर पी जेम्स के अनुसार संसाधन मनुष्य द्वारा रचित होते हैं, यानी कि जिनको मनुष्य बनाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थ, तत्व, वस्तु आदि का उपयोग करता है वो संसाधन बन जाते हैं। इस प्रकार कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन बन जाती है। अब देखो एक इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि कोयला कोयला अपनी आकृति, रंग, गठन या उसकी विशेषता के कारण नहीं बनता है, जबकि जब उसमें ऊर्जा देने का जो गुण है या ऊर्जा देने के कारण वो संसाधन बनता है। अगर कोयला हमारे कोई काम में नहीं आता है तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन जब हम कोयले का उपयोग ऊर्जा लेने के लिए करते हैं तो वो एक संसाधन बन जाता है। इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि बहुत पहले के टाइम में भूगर्भ में बहुत सारे खनिज पदार्थ, खनिज भंडारों का दबे हुए थे, लेकिन मानव को उनको नॉलेज नहीं था या उन पदार्थों का प्रयोग करना नहीं आता था मानव को, तब तक वे संसाधन नहीं थे। लेकिन आधुनिक मानव ने उन्हीं खनिजों के बल पर अद्भुत कार्य किए है और इस तरह से खनिज क्या कहना खनिजों को हम संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि वे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार संसाधन एक कार्य है। संसाधन का ये कार्यात्मक तथा संक्रियात्मक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो इसी तरह हम नदियों के रूप में भी ले सकते हैं कि दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक है, कोसी नदी जो कि बिहार का शोक है। इसी प्रकार अगर हम फॉरेन कंट्रीज में से देखेंगे तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, टेनेसी नदी और चीन में हांगो नदी, इन नदियों में अत्यधिक बाढ़ आती थी। बाढ़ों के लिए ये ख्यात थी नदियाँ, लेकिन जब नियोजन द्वारा इन नदियों पर विशाल बांध बनाकर उन्हें जल विद्युत, सिंचाई, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं विकसित कर ली गई, तब ये नदियाँ उन देशों के लिए संसाधन बन गई, क्योंकि उन्होंने कार्य क्षमता के गुण की प्राप्त कर लिया था। इसी तरह कोई वस्तु एक स्थान पर तो संसाधन के रूप में होती है, लेकिन दूसरी जगह वह उदासीन हो जाती है। देखो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पे नियाग्रा नदी पर जो नियाग्रा जलप्रपात है वो अमेरिका के लिए तो संसाधन है, लेकिन कांगो नदी पर स्टैनली जो जलप्रपात है वो कांगो के लिए जलप्रपात जो संसाधन है वो नहीं है। तो किसी वस्तु का एक स्थान पर संसाधन और दूसरे स्थान पर उदासीन तत्व तो ये भी देखने को मिलता है। जैसे कि नियाग्रा जलप्रपात से जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उस गिरते हुए जल से टरबाइन चलाकर जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। और उसका न्यू इंग्लैंड जो राज्य है उसमें सूती या कागज वस्त्र निर्माण के जो अनेक कारखाने, उनमें उस जल विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो नियाग्रा प्रपात है वो अमेरिका के लिए एक संसाधन है, लेकिन स्टैनली जलप्रपात में बहुत अधिक क्षमता होते हुए भी कांगो की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं में अभी भी वो वहाँ के लिए संसाधन नहीं बन सका है। तो इस प्रकार संसाधन बनने के लिए किसी वस्तु में दो गुण होने चाहिए, उपयोगिता तथा कार्यात्मकता। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इसमें दो गुण होने चाहिए, उपयोगिता तथा कार्यात्मकता या कार्य करने की क्षमता। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों, ऊर्जा, मानवों तथा उपायों या संस्कृति का प्रयोग किया जाता है वे सब संसाधन कहलाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि संसाधनों का निर्माण प्रकृति, मानव तथा संस्कृति तीनों की अन्योन्य या पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है। इसके कुछ उदाहरण है कि भूमि जब तक हमारे लिए संसाधन नहीं है, जब उस पर कृषि की जाती है या उस पर कोई उद्योगों का निर्माण या स्थापित किया जाता है या उस पर सड़क और रेल मार्ग बिछाए जाते हैं, तभी वह एक संसाधन बनती है। इसी प्रकार मिट्टी भी तभी संसाधन बनती है जब उस पर हम उसका प्रयोग फसल उगाने के लिए करते हैं
कुएं, नदी, तालाब, इनसे भी हम सिंचाई के लिए, घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए जल प्राप्त करते हैं। वनों से हम काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी, उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि प्राप्त करते हैं। मानव श्रम भी एक संसाधन है। मानव श्रम उत्पादन का एक प्रधान कारक होता है। इसी प्रकार उपक्रम या संस्कृति भी एक संसाधन है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें स्ट्रिंजर एवं डेविज के अनुसार संसाधनों के दो प्रमुख प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाता है। और प्रकृति के द्वारा सभी पदार्थ, तत्व तथा शक्तियाँ प्राकृतिक संसाधन हैं। इसमें भूमि, मिट्टी, खनिज, वन, घास प्रदेश, मछली आदि सम्मिलित हैं। मानवीय संसाधन में मानवीय संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक मात्रा या मात्रात्मक अध्ययन करते हैं, एक गुणात्मक अध्ययन करते हैं। मात्रात्मक अध्ययन में उसकी कुल जनसंख्या, वितरण, घनत्व, आयु, वर्ग, लिंग, संरचना, कार्यशील जनसंख्या आदि का आकलन किया जाता है। जबकि गुणात्मक अध्ययन में व्यक्तित्व, शिक्षा, दक्षता, श्रम आदि मूल्यों का विचार किया जाता है, जो किसी देश के आर्थिक विकास की बहुत प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा था स्ट्रिंजर एवं डेविज। बहुत सिंपल सा वर्गीकरण है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों की वितरण एवं बारंबारता पर आधारित वर्गीकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिमरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण उनके वितरण, मात्रा एवं बारंबारता के आधार पर किया है। किनके आधार पर? वितरण, मात्रा और बारंबारता के आधार पर। सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन जो सभी जगह मिलते हैं, तो इसमें गैसें आती है कि गैसें हर जगह, जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये। दूसरा सामान्य सुलभ जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे कृषि योग्य भूमि है, मिट्टी, जल। फिर है विरल संसाधन, कुछ स्थानों पर उपलब्ध, जैसे कि खनिज पदार्थ, वो कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं, न कि सभी जगह। एकल संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध, जैसे कि क्रायोलाइट धातु, जो कि प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। तो ये जिमरमैन का वर्गीकरण काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है संसाधनों के प्रयोग पर आधारित, यानी कि उनका यूज, बेस ऑन यूज ऑफ रिसोर्स। तो इसमें सबसे पहला आता है अप्रयुक्त संसाधन, यानी कि जब तक, इस वर्ग का उदाहरण ये है कि किसी क्षेत्र में खनिज, अयस्क वगैरह उपलब्ध है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में विशाल वन संसाधन है, खनिज संसाधन हजारों वर्षों तक अप्रयुक्त रहे, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती थी वो आदिवासी थी और वो इनका प्रयोग नहीं करती थी। लेकिन जब यूरोपीय उपनिवेशों ने वहाँ पर जाके रहना शुरू किया और इनका अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उपयोग किया, तब ये संसाधन बने। तो ये थे अप्रयुक्त संसाधन, यानी कि वहाँ मौजूद थे लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, यानी कि जिनका वर्तमान तकनीकी के द्वारा प्रयोग करके भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि इनकी तकनीकी में हमें और सुधार करके इनको उपयोग में लाना पड़ेगा। जैसे कि गहराई पर स्थित खाने, जिनका शोषण अधिक गहराई के कारण आगे कर रखना संभव नहीं है, यानी कि जो खाने बहुत गहरी हो गई वहाँ से हम खनिज निकाल लेंगे तो भी वो हमारे लिए लाभप्रदक नहीं है, तो वो हो गया अप्रयोजनीय संसाधन। विभव या संभाव्य संसाधन, वे संसाधन जिनके निकट भविष्य में विकसित या प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि भारत की नदियों में बहने वाले जल शक्ति, जिसकी मात्रा 20% है, अब तक जल विद्युत उत्पादन में प्रयोग हुआ है, यानी कि बहुत अधिक क्षमता है लेकिन उनका पूरी क्षमता का भी उपयोग नहीं किया गया है, तो वो विभव या संभावी, यानी कि आने वाले भविष्य में उन संसाधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। गुप्त संसाधन, बहुत से संसाधन ऐसे जिनका मानव को ज्ञान नहीं है, गुप्त संसाधन है, जैसे कि अमेज़न के जो मूल निवासी थे
उनको रबड़ का वृक्ष से परिचित थे, लेकिन यूरोपीय लोग उससे परिचित नहीं थे तब तक जब तक कि वल्केनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा रबड़ से वाहनों के टायर और ट्यूब बनाना शुरू नहीं किया। इसी प्रकार पेट्रोलियम भी 18वीं सदी तक गुप्त संसाधन था, जब तक कि दहन योग्य ईंधन एवं डिस्टिल करने की जो प्रक्रिया का विकास नहीं हुआ था। तो इस प्रकार ये गुप्त संसाधन होते हैं जिनका मानव को ज्ञान नहीं है। दासमैन के अनुसार नवीनीकरण संसाधन यानी कि ये संसाधन उस दर से निर्मित नहीं होते जिस दर से इनका प्रयोग किया जाता है। ये जब ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो इनकी पुनर्स्थापना संभव नहीं है। जैसे कि वन्य जीव अगर एक नेचुरल प्रोसेस से चलते हैं तो ये इनकी जो निर्मित होने की दर है वो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अगर कोई वन्य जीव एक बार समाप्त हो गया तो उसको हम दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। पुनर्चक्रीय संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार भी कर सकते लेकिन वो समाप्त नहीं होते। जैसे धातु है, अगर लोहा है कोई तो लोहे को हम गलाते हैं, फिर उससे कोई वस्तु बना लेते हैं, अब उस वस्तु को फिर से गला के, तो इस तरह लोहा खत्म नहीं होता है। तो कुछ संसाधन ऐसे जो प्रयोग में लाने पर भी समाप्त नहीं होते। पुनर्नवीनीकरण संसाधन सभी जीवित वस्तु जिनमें पुनरुत्पादन या की क्षमता होती है पुनर्नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। तो ये था, एक है अक्षयशील संसाधन, यानी कि जब तक ये संसाधन ऐसे हैं अक्षयशील संसाधन कि मानव का अस्तित्व भी अगर समाप्त हो जाए तब भी ये मौजूद रहेंगे। जैसे सूर्य की धूप, जल तथा वायु अक्षयशील संसाधन है। तो ये दासमैन के अनुसार है जिन्होंने नवीकरणीयता के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। फिर है संसाधनों का वर्तमान वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें आज सरलता से मिलते हैं और प्रकृति ने ये संसाधन मानव को उपहार स्वरूप दिए जिनके द्वारा मानव ने अपनी संस्कृति का विकास किया है। सांस्कृतिक साधन जिनका मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण के साधनों का प्रयोग तकनीकी की सहायता से करता है तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर के संसाधन सांस्कृतिक साधन है। इसमें एक तीसरा और है जो है कि मानवीय संसाधन, क्योंकि मानव एक स्वयं में भी संसाधन है। तो इस तरह से ये था संसाधन और उनका